हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आर एस फिजिक्स पॉइंट में। मैं कुमार अशोक एक बार आप सभी का फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। तो कल हम लोगों ने आर एस फिजिक्स पॉइंट, प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में एक टॉपिक का स्टडी किया था, कल हम मैकेनिक्स का स्टडी कर रहे थे। और मैकेनिक्स में हम लोगों ने देखा कि मैकेनिक्स भी एक फिजिक्स की ब्रांच है और उस ब्रांच में हम तीन टॉपिक का बेसिकली स्टडी करते हैं: स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। एक बार जल्दी जल्दी हम एक बार फिर उसको रिमाइंड कर देते हैं। जैसे कि मैकेनिक्स हमने स्टैटिक्स में देखा कि स्टैटिक्स का बेसिक मीनिंग होता है रेस्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट किस में रहेगी, रेस्ट में होने के पीछे का उसका रीजन होगा कि उसके ऊपर जितना भी एक्शन ऑफ फोर्स होगा उसका रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड सब क्या होगा, जीरो होगा। काइनेमेटिक्स मीन्स मोशन होता है। और मोशन, काइनेमेटिक्स में जो मोशन होता है उसके विदाउट काज या अकाउंट ऑफ फैक्टर को काउंट उसमें नहीं किया जाता है। टाइम एसेंशियल है और उसमें काइनेमेटिक्स में टाइम का मेजरमेंट होता है। वही डायनामिक्स में जो मोशन होता है उसका कुछ काज होता है, उसका फैक्टर होता है, उस फैक्टर को हम काउंट करते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। व्हाट इज काइनेमेटिक्स? तो काइनेमेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we shall study about motion of object without any causal factor। इसमें जो मोशन होगा, हमारा जो मोशन होगा, उस मोशन का जो काज होगा, काज ऑफ फैक्टर, वो काउंट नहीं होगा। हम उसमें जो काज होगा उसको हम फैक्टर को काउंट नहीं करते हैं। तो काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करेंगे पहले अपने दो टॉपिक्स का, और उसमें एक टॉपिक होगा हमारा मोशन और सेकेंड होगा रेस्ट। हमारा एक टॉपिक होगा मोशन और सेकेंड होगा रेस्ट। मोशन और रेस्ट को समझने के लिए हम दो टॉपिक्स को हमेशा काउंट करेंगे, दो टॉपिक को या दो टर्म लेंगे यहाँ पे। इन दोनों में जो कॉमन टर्म होगा वो भी होगा पोजीशन टाइम, और यहाँ पे पोजीशन टाइम। मोशन पोजीशन टाइम, रेस्ट पोजीशन टाइम। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर आप दोनों में, मोशन में भी टाइम और पोजीशन को डिस्कस कर रहे हैं और रेस्ट में भी पोजीशन और टाइम को रेस्ट करते हैं, और रेस्ट में भी पोजीशन और टाइम को काउंट कर रहे हैं, दोनों में एक ही टर्म को क्यों ले रहे हैं? तो यहाँ लेने का फैक्टर ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका पोजीशन है और पोजीशन टाइम के साथ चेंज होता है तो उसको हम मोशन करते हैं। जैसे बोर्ड पे हम देखेंगे, एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया ए और सेकेंड पॉइंट हमने ले लिए बी। अब सपोज करिए कि मैं ये पॉइंट ए पर हूं और पॉइंट ए से हम पॉइंट बी तक मूव कर रहे हैं। सपोज किया कि हम पॉइंट बी पे आए। अब ये बताइए कि जो उस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम मूव किए,
तो क्या पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में हमारा पोजीशन चेंज हुआ? यस सर। तो जो हमारा पोजीशन चेंज हुआ तो पोजीशन चेंज होने में कुछ टाइम भी लगा होगा? यस सर। तो हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जो पोजीशन चेंज हुआ वो एक टाइम के साथ हुआ। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब पोजीशन टाइम के साथ चेंज होता है उसको हम मोशन कहते हैं। यानी इसको अंग्रेजी में डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। ओके, अब रेस्ट। तो यहाँ पे पोजीशन और टाइम दोनों एक साथ ड्यूरिंग द टाइम ड्यूरिंग द मोशन, पोजीशन और टाइम दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं। ओके, अब ये रेस्ट व्हाट इज रेस्ट? यहाँ पे भी दो टर्म है, एक है हमारा पोजीशन, दूसरा टाइम। अब फॉर एग्जांपल एक पॉइंट हमने ले लिया सी और इस पॉइंट सी पे हम स्टैंड है एकदम यहाँ पे स्ट्रेट या एक नॉर्मल वे में हम खड़े हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्टैंड हैं तो ये बताइए अब हमारे पोजीशन में कोई चेंजिंग हो रही है? नहीं हो रही है। यानी अगर मैं थोड़ी देर खड़ा हूं यहाँ पे तो हम यहाँ, आप लोगों ने देखा कि कुछ समय के लिए हम यहाँ पे स्टैंड थे, खड़े थे। तो इस कंडीशन में हम चाहे जितना घंटा खड़ा रह ले, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, पूरी जिंदगी खड़ा होकर गुजार दें, तो इस कंडीशन में हमारे टाइम में तो चेंजिंग हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, किंतु पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। यानी उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। अगर यानी रेस्ट में हमने देखा कि टाइम में चेंजिंग हो रहा है किंतु पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, और मोशन में टाइम और पोजीशन दोनों में चेंजिंग हो रहा है। ओके, इसको हम कह सकते हैं काइनेमेटिक्स का बेसिक 2 पार्ट हो गया, एक मोशन और रेस्ट। क्लियर? तो इसका अब रेस्ट का डेफिनेशन क्या होगा? तो एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, an object does not change in position, only change in time is called rest. क्लियर? तो यहाँ पे हमने 2 टॉपिक्स देख लिए, एक व्हाट इज मोशन एंड व्हाट इज रेस्ट। क्लियर? अब एक नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वो हम डिस्कस करेंगे मोशन, मोशन एंड रेस्ट both are relative terms। अब एक नया टॉपिक आ गया, व्हाट इज मोशन, रेस्ट। अब यहाँ पे हम देखेंगे मोशन एंड रेस्ट। तो मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। अब मोशन और रेस्ट में क्या कनेक्शन है? तो हम कह सकते हैं मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म। अब फॉर एग्जांपल सपोज किया कि अगर हम कभी, सपोज किया कि आपने कभी बस में सफ़र किया या ट्रेन में सफ़र किया होगा। हर व्यक्ति या हर स्टूडेंट के लाइफ में कभी न कभी या हमेशा ही रोज की, तो हमारे रोजमर्रा की ज़िंदगी में भी ये बातें हैं कि कोई भी व्यक्ति बस या ट्रेन से अगर सफ़र कर रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो
एक व्यक्ति अगर बस के अंदर बैठा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज किया कि हमारा एक दोस्त है और वो दोस्त मुंबई के लिए जा रहा है, और या हमारे ही परिवार के कुछ सदस्य एक रोडवेज पे जा रहे हैं, और हम इनमें से किसी को या तो रेलवे प्लेटफार्म पे पहुंचाने जा रहे हों या रेलवे या बस स्टैंड पे जा रहे हों। तो रेलवे प्लेटफार्म पे अगर हम पहुंच गए, उसके बाद हमारे जो भी सगे संबंधी थे उनको हमने ट्रेन में बैठा दिया। अब वो अपनी सीट पे बैठे हुए हैं ट्रेन के अंदर, और मैं बाहर से उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो जो व्यक्ति उस ट्रेन के अंदर बैठे हैं और मैं उस ट्रेन के बाहर खड़ा हूँ, तो जो व्यक्ति उस ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है और एक कंडीशन में हम एज्यूम करते हैं कि ट्रेन डिपार्चर हो गई, यानी ट्रेन चलना शुरू कर दिया, तो जो व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है और ट्रेन में बैठ करके अगर बाहर किसी खड़े व्यक्ति को अगर ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, तो उसको लगेगा कि मैं रेस्ट में हूँ। और जो व्यक्ति या मैं अपने को अगर देखूं, जो मैं प्लेटफार्म पे अगर खड़ा हूँ, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के लिए मैं मोशन में रहूँगा, और वह व्यक्ति उस ट्रेन में बैठा हुआ है, जबकि ट्रेन डिपार्चर हो गई है, ट्रेन चलना स्टार्ट कर दिया, उस कंडीशन में भी मैं उस व्यक्ति के लिए मोशन में ऐसा लगेगा कि मैं मोशन में हूँ, और वो व्यक्ति जो मिस्टर एक्स ट्रेन में बैठा है उसको लगेगा कि मैं रेस्ट में हूँ। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा, सेम एज वही फेनोमिना मेरे साथ हुई जब मैं प्लेटफार्म पे खड़ा होकर के, जो व्यक्ति या जो मेरा दोस्त या सगा संबंधी उस ट्रेन में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति हमारे लिए मोशन में होगा, और मैं अपने आप को जब पाऊंगा कि मैं रेस्ट में हूँ, और जिसको मैंने ट्रेन में बैठाया ले जाके प्लेटफार्म से ट्रेन डिपार्चर हुई, तो वो लगेगा कि वो मोशन में है। क्लियर? दूसरा चीज, एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसको समझने के लिए कि जैसे हम अगर स्कूल जाते हैं, कभी हम छोटे थे तो हम भी स्कूल जाया करते थे, अभी आप क्लास 11th या 12th या किसी अगर इंस्टीट्यूशन में अगर फाउंडेशन, नीट और जेई मेन एडवांस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सपोज किया कि उस स्कूल में या उस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, तो फैसिलिटी में आप देखेंगे कि पहले हम स्कूल की बात करते हैं, तो स्कूल के जिस जिस स्टॉपेज पे स्कूली बस आके स्टॉप करती है, तो वहाँ पे हमारे पेरेंट्स हमको लेके आते हैं, और जब वो लेके आते हैं हमको उस प्लेटफार्म पे पहुँचा, उस बस स्टॉपेज तक हम पेरेंट्स के, अपने दोस्त या दोस्त भाई बहन बड़े भाई के साथ जब आते हैं और हम बस में बैठ जाते हैं, तो चलते समय फिर हम उनको टाटा करते हैं, हम कहते हैं बाय, वो भी कहते हैं बाय। तो जब दोनों एक दूसरे से टाटा बाय बाय कर रहे होते हैं, और सपोज किया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे सामने से ट्रेन ऐसे ये मेरे सामने से बस ऐसे पास कर रही है, और जब मैं अपने भाई को या अपने सिस्टर को या उस बच्चे का, अगर दूसरे को मैं एज्यूम करूं, तो उस बच्चे के जो भी रिलेटिव पेरेंट्स या जो भी हो, वो जब उसको टाटा करते हैं, तो जो व्यक्ति बाहर से खड़ा होकर अपने बच्चे को बाय बाय करता है, उस बच्चे को लगता है कि मैं रेस्ट में हूँ, और बाहर से जो व्यक्ति खड़ा होकर उसको बाय बाय कर रहा है, तो उसको लगता है कि जो व्यक्ति बाहर से हमें बाय कर रहा है वो व्यक्ति मोशन में है और मैं रेस्ट में हूँ। ये कंडीशन उस बच्चे के लिए है जो उस बस के अंदर बैठा हुआ है। समझ में आई? सेम एज मैं भी अगर देखूं, वो बच्चा जो बस में बैठा हुआ है, अगर मैं उसको टाटा कर रहा हूँ बाय बाय, तो मुझे लगता है कि मैं रेस्ट में हूँ और वो मोशन में है। क्लियर? जैसे हम कहते हैं ना हाय बाय, ये केस हो गई। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम बाहर खड़े हैं, एक व्यक्ति बस में ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, वो मोशन में है,
वो अगर मोशन में है, वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिए मैं मोशन में हूँ और वो अपने लिए रेस्ट में है। दूसरी केस, अगर मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो अगर मोशन में है, तो हमारे लिए वो मोशन में है और मैं खुद के लिए रेस्ट हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी इस अर्थ पे हैं, पृथ्वी पे हैं। अब सपोज किया कि हम इसी अर्थ और पृथ्वी पे मूव कर रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में या रिलेटिव। हम सबको अगर यही सेम केस, एक व्यक्ति जो एस्ट्रोनॉट है, जो अर्थ से बाहर है, स्पेस में कहीं खड़ा है, और वो खड़ा होकर अगर हमको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिए हम सभी जो बस में है और बस के बाहर खड़ा होकर जो हाय हेलो टाटा बाय बाय कर रहा है, ये सब जो बाहर एस्ट्रोनॉट है, उसके लिए हम सब के सब मोशन में हैं, और वो व्यक्ति जो एस्ट्रोनॉट हमको ऑब्जर्व कर रहा है, वो अपने लिए रेस्ट में होगा। तो इससे एक चीज क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे ना तो कोई रेस्ट में है, ना कोई मोशन में है। और अगर कोई रेस्ट में है या कोई मोशन में है, तो सब एक दूसरे से रिलेट करने पे हो रहा है। कोई रियल या नेचुरली ऐसी फेनोमिना नहीं है कि कोई रेस्ट में है या कोई मोशन में। ये सब पर्सपेक्टिव है, टाइम के साथ ये टाइम पे डिपेंड करता है कि कौन किस पोजीशन में, कौन किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म। मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव टर्म है। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज मोशन एंड रेस्ट एंड which type of quantity, तो we can say that motion and rest both are relative term. ओके, तो अब तक हम लोगों ने देखा मोशन, रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज होता है, उसको मोशन कहा जाता है। रेस्ट किसी ऑब्जेक्ट में सिर्फ टाइम में चेंजिंग होता है, उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, उसको रेस्ट कहते हैं। मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म। मोशन और रेस्ट दोनों कैसे टर्म है? एक रिलेटिव टर्म है। क्लियर? अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक का स्टडी करेंगे। देखेंगे कि काइंड्स ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा काइंड्स ऑफ मोशन। तो यहाँ पे काइंड्स ऑफ मोशन में अगर हम देखेंगे, एक होगा यूनिफॉर्म, और सेकेंड होगा नॉन यूनिफॉर्म। एक होगा यूनिफॉर्म और सेकेंड होगा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर करता है, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे सपोज के ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। हमें उम्मीद है कि ये बोर्ड पे एकदम क्लियर आपको देख रहा है। अब सपोज किया ए से एक पॉइंट हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब पॉइंट ए हो गया A1, A2, A3 और ये B। A से A1 तक आने में हम 1 सेकेंड का टाइम ले रहे हैं। A1 से A2 तक आने में 1 सेकेंड का टाइम ले रहे हैं। A2 से A3 तक आने में 1 सेकेंड का टाइम ले रहे हैं। और A3 से B तक आने में भी 1 सेकेंड का टाइम ले रहे हैं। और इन सब के बीच A1, A2, A3, B,
इन सब के बीच में जो भी डिस्टेंस है एक कांस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस है। तो अगर इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है तो हम कह सकते हैं कि ए से A1 तक आने में 1 सेकेंड, A1 से A2 तक आने में भी 1 सेकेंड, A2 से A3 तक आने में 1 सेकेंड, A3 से B तक आने में 1 सेकेंड। यानी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भी हमारा टाइम है वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। तो हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन है एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। प्यारे बच्चों, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? सेकंड केस, अब हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमने सपोज किया कि सबका डिस्टेंस इक्वल है। अब यहाँ पे जो टाइम है हमारा लग गया 2 सेकेंड, रोड खराब है, खराब हो गई है, ट्रैफिक लग गया। दूसरा सेकेंड केस, ये 1 सेकेंड, यहाँ पे जो हमारा टाइम लगा 1.5 या 1/2 सेकेंड लग गया और ये 1 सेकेंड। अब यहाँ पे हमने देखा कि इक्वल डिस्टेंस है लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। अब एक क्वेश्चन एक ये उठता है, कोई बच्चा अगर ये कहे क्या सर टाइम ही अनइक्वल होगा? नहीं, हम ये भी कह सकते हैं कि टाइम इक्वल होगा और डिस्टेंस अनइक्वल होगा। तो चाहे हम कहें इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अनइक्वल डिस्टेंस, दोनों में से कोई अगर होता है तो इसको हम कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, an object covers unequal distance in equal interval of time or unequal interval of time in equal distance covered by object is called non-uniform motion. अब क्या अगर कोई मोशन है, अगर मोशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तो किन किन पर्सपेक्ट में होगा, किन किन परिस्थितियों में हो सकता है? क्या अगर कोई व्यक्ति है तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि कोई व्यक्ति एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ पे मोशन कर रहा है, कोई व्यक्ति जिगजैग पाथ पे मोशन कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर रोड है, एक चौड़ी रोड है, प्लेन रोड है तो उस पर कभी लेफ्ट साइड से मूव कर रहा है, कभी राइट साइड से, रोड खाली एकदम जैसे मन किया वैसे अपना मूव कर रहा है। कोई व्यक्ति है जैसे पक्षी हो गई, पतंग उड़ा रहे हो हम गर्मी के दिनों में, या खास करके हम लोग जब एक पतंग उड़ाने का मकर संक्रांति का जो टाइम आता है तो उस समय हम देखते हैं सारे लोग आसमान में पतंग उड़ाते हैं। तो चाहे पतंग उड़ा रहे हो या हवाई जहाज उड़ रही हो या एक मस्क्यूटो है जैसे मच्छर, वो भी भिनभिनाता रहता है, वो भी फ्री स्पेस में भिनभिना रहा हो, जैसे या ये पक्षी है वो भी आकाश में उड़ रही है। तो क्या इन सब का जो मोशन हो रहा है क्या वो एक ही पोजीशन में हो रहा है, एक ही कंडीशन में हो रहा है? नहीं, कोई व्यक्ति अगर सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ पे अगर मोशन कर रहा है, कोई प्लेन पे मोशन कर, मान लो अगर किसी को डांस करना है तो स्पेस में जाकर डांस करेगा नहीं, वो तो यहीं करेगा, प्लेन पे ही करेगा, सरफेस पे ही करेगा। तो प्लेन पे भी मोशन कर सकता है। स्पेस में जैसे पक्षियाँ हैं तो वो तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल नहीं सकती हैं, पक्षी तो रोड पे तो चलेगी नहीं, वो तो आकाश में ही उड़ेगी। हवाई जहाज है तो आसमान में ही उड़ेगी। तो मोशन के डिफरेंट काइंड्स हैं,
हमारा मोशन 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन मोशन होता है और 3 डायमेंशन मोशन होता है। क्लियर? तो ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में मोशन होता है। तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन को हम पहले समझने का प्रयास करेंगे कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 चौक लेंगे, एक पिंक हो गया, दूसरा येलो और तीसरा ग्रीन। अब देखिए हमारा जो ये ग्रीन होगा इसको हम एज्यूम कर लेंगे एक कोऑर्डिनेट, पिंक वाई कोऑर्डिनेट, और जो येलो है ये जेड कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम कर लिया। टोटल अब तक जो ऐसे पेपर में, न्यूज़पेपर में हम सुनते रहते हैं 4G, 4D, 5D, 6D और मेनी डायमेंशन फाइंड आउट कर लिए गए हैं, रिसर्च कर लिए गए हैं। लेकिन आज तक जो हमारी फिजिक्स है, फिजिक्स की जो थ्योरी है, फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, फिजिक्स को जो समझने की बात करते हैं, या फिजिक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं अब तक केवल और केवल 3 डायमेंशन में ही बनाए गए हैं। अब तक हमारी जितनी फिजिक्स है उसमें केवल और केवल 3 डायमेंशन एज्यूम किए गए हैं। तो जैसे अगर ये ग्रीन है एक्स एक्सिस, येलो को वाई एक्सिस कर दिया, और ये जो पिंक है ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। तो हमारे कितने कोऑर्डिनेट होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई और जेड। तो हमारे पास जो टोटल कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हैं उसमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट और ये ओरिजिन हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब जैसे हम लोगों ने ये देखा, हमने कहा कि ग्रीन एक्स कोऑर्डिनेट है, तो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट है हमारे पास, 3 कोऑर्डिनेट, और 3 कोऑर्डिनेट में से किसी एक कोऑर्डिनेट पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन करेगी तो उसको हम 1 डायमेंशन कहेंगे। यानी कहने का मतलब अगर डायमेंशन की बात करें या डायमेंशन ऑफ मोशन की बात करें या डायमेंशनल मोशन, तो मोशन हमारा एक होता है 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। एक्स कोऑर्डिनेट, किसी भी सिंगल कोऑर्डिनेट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करती है तो उसको 1 डायमेंशन मोशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सर अगर 1 डायमेंशन मोशन है तो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पे ही होगा? तो नहीं, हमारा 1 डायमेंशनल मोशन किसी एक कोऑर्डिनेट पे हो सकता है, वो एक्स पे भी हो सकता है। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, हम एक्स कोऑर्डिनेट को 1 डायमेंशन मोशन नहीं मानेंगे, तो हम कहेंगे ठीक है, हम एक्स को नहीं मानते आप, तो यहाँ वाई को ले लिए। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, हम वाई को भी नहीं लेंगे, हमारा मन कर रहा है हमारे लिए जेड अच्छा है, तो हम जेड को 1 डायमेंशन लेंगे, तो ठीक है आप जेड को ले लीजिए। यानी 1 डायमेंशनल मोशन किसी एक सिंगल कोऑर्डिनेट पे मोशन करेगा, और वो सिंगल कोऑर्डिनेट हमारा एक्स कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट भी हो सकता है और जेड कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। यानी जो 1 डायमेंशन मोशन होगा वो एक्स और वाई
और एक्स वाई जेड होगा। अब हमारा टू डायमेंशन मोशन, तो टू डायमेंशनल मोशन में हमारा जो भी टू डायमेंशन मोशन में कितने कोऑर्डिनेट होंगे, तो दो, एक्स वाई, किसी ने कहा नहीं हम वाई एक्स वाई नहीं लेंगे तो वाई जेड हो जाए, ले लीजिए। किसी ने कहा हम वाई जेड नहीं लेंगे तो जेड एक्स ले ले, कोई जेड वाई ले सकता है। थ्री कोऑर्डिनेट में से किसी भी टू कोऑर्डिनेट को लेके हम टू डायमेंशन मोशन, यानी टू डायमेंशन मोशन थ्री कोऑर्डिनेट में से किसी टू कोऑर्डिनेट पे होता है, और वो कोऑर्डिनेट एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, जेड वाई, एक्स जेड, कुछ भी कोई दो कोऑर्डिनेट होता है। एक चीज और बता दें, वन डायमेंशन हमेशा रेक्टिलिनियर पाथ की बात करता है या लीनियर मोशन की बात करता है, टू डायमेंशन प्लेन की बात करता है। तो टू डायमेंशन में हमारा क्या होगा, एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स, और थ्री कोऑर्डिनेट में एक्स वाई और जेड। यहाँ पे हमारा आर्बिट्ररी नहीं चलेगा, स्वैच्छिक नहीं चलेगा। यहाँ पे भी हम डिपेंड नहीं है कि हम एक्स वाई जेड में से किसी दो को लेंगे, यहाँ पे हमको तीनों कोऑर्डिनेट लेना ही पड़ेगा। अब वन डायमेंशन मोशन हमेशा रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन पाथ की बात करता है, और ये एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स हमेशा प्लेन की बात करता है। किसकी बात करता है, प्लेन की। और ये जो हमारा 3D है, ये स्पेस किसकी बात करेगा, स्पेस की बात करता है। क्लियर। तो वन डायमेंशन मोशन या तो एक्स कोऑर्डिनेट पे होगा, वाई कोऑर्डिनेट पे होगा, जेड कोऑर्डिनेट पे होगा, किसी तीन कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट पे होता है। और वन डायमेंशनल मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। टू डायमेंशन मोशन एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये प्लेन की बात करता है। ये एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, किसी तीन में से कोई भी दो कोऑर्डिनेट हमेशा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लेन के लिए, और ये स्पेस के लिए। यानी अगर कोई इंसेक्ट है, कोई कीड़ा है, या कोई अगर इसके लिए अगर हम देखें तो जैसे अगर कोई ट्रेन है और ट्रेन अगर रेलवे ट्रैक पे अगर मूव कर रही है, मोशन कर रही है, तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा वहाँ पे। तो किसके लिए होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इसके बाद अगर कोई बॉडी है, जैसे ये चॉक है, और ये चाक अगर हमने यहाँ से छोड़ा है तो चाक फ्रीली गिर रहा है डाउनवर्ड, डाउन टू अर्थ। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉलिंग है तो वो भी कितने की बात करता है, वन डायमेंशन मोशन में। वहीं अगर वहीं पे एक प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट अगर सन के राउंड अगर मूव कर रहा है, जैसे अगर यहाँ पे हम देखें 2D में, ये हमारा सन हो गया, आग का गोला है कि नहीं। अभी सन कितना अच्छा लग रहा है, गर्मी के दिनों में सूर्य से आने वाली जो रोशनी है या धूप है या हीट वेव है, वो अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। तो सन के राउंड अगर कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, जैसे सपोज किया ये हो गया अर्थ, ये किस में आता है, टू डायमेंशन मोशन में। कोई अगर बीच सड़क है, ये तो आप लोग समझ गए होंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट किया है। इसको अब मैं मिटा रहा हूं।
जैसे 2 डायमेंशन की अगर हम बात करें तो कोई अगर गाड़ी चलाने वाला है कोई ड्राइवर है और वो यहाँ से गाड़ी चला रहा है, ये हमारा पिच का ये हमारा रोड है। तो ये जिग जैग पाथ पे ऐसे करके गाड़ी चला रहा है, जैसे भी जिग जैग पाथ पे चला रहा है। तो यहाँ पे ये 2 डायमेंशन मोशन हो गया। यही अगर कोई पतंग उड़ा रहा हो, मान लीजिए जो व्यक्ति था अभी तक गाड़ी चला के जा रहा था, वो कोई फील्ड देखा और वहाँ पे गाड़ी रोक के अपने कार से पतंग निकाला और पतंग लेके आसमान में उड़ाना शुरू कर दिया। जैसे ये व्यक्ति अब यहाँ से बाहर आ गया ये अर्थ पे, और ये मिस्टर जो यक्ष है ये पतंग का बहुत शौकीन है। तो यहाँ से ये जो शौकीन व्यक्ति है इसने एक स्ट्रिंग लिया और यहाँ से इसने पतंग को स्काई में उड़ाना शुरू कर दिया। आजकल की जो युवा पीढ़ी है स्काई से सूर्य कुमार यादव को समझती है, तो सूर्य कुमार यादव की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम स्काई में आकाश की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पतंग उड़ रहा है स्पेस में, किसमें है? स्पेस में है। और स्पेस में अगर कोई पतंग उड़ रहा है तो 3 डायमेंशन मोशन है। इसके साथ ही साथ कोई व्यक्ति अगर फ्लाइट में सफर कर रहा है, इसमें सफर कर रहा है फ्लाइट में, ये पायलट है और ये पैसेंजर है जो फ्लाइट में उड़ रहा है। ये क्या कर रहा है? फ्लाइट से ट्रेवल कर रहा है। तो कोई पतंग अगर फ्लाइट से ट्रेवल कर रहा है तो भी किस में होगा? स्पेस में होगा। यानी 1 डायमेंशन मोशन रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन होता है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे कवर करता है। वही 2 डायमेंशन मोशन है तो चाहे सन के अराउंड किसी प्लेनेट का रिवॉल्व करना या रोड पे जिग-जैग पाथ पे किस पे जिग-जैग पाथ पे ट्रेवल करना हमारा क्या कहलाता है? 2 व्हीलर से 4 व्हीलर से अगर जिग-जैग पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो ये प्लैनेट्स अराउंड द सन एंड ड्राइविंग ए कार ऑन द प्लेन रोड in zigzag way, and both examples related to 2 dimension motion. And a man fly a kite in the sky. These examples are 3D and flight of sky, flight of एरोप्लेन इन स्काई, ये भी इसका एग्जाम्पल है 3D का। यानी एरोप्लेन का आकाश में उड़ना, पतंग का आकाश में उड़ाना, ये 3 डायमेंशन मोशन है। कार का रोड पे चलना और किसी प्लैनेट का सन के अराउंड रिवॉल्व करना, ये 2 डायमेंशन एग्जाम्पल्स है। और रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन पाथ, ये 1 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों हम यहीं पे अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। कल हमारा एक नया टॉपिक होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और उससे रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय, वी विल सी नेक्स्ट डे टुमारो। थैंक यू सो मच।